गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था और हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने पहली आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ ली थी, फिर हमने हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पढ़ ली थी और तीसरी हमने लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ ली थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, हम 4th नंबर पे, और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखिए ये क्या होती है। पहली बात, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाई जाती है जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दोनों ही कॉम्प्लेक्स स्पीसीज हो। मैं रिपीट कर देता हूं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलेगी जिनमें पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हो, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज हो, उनमें मिलेगी। उनमें मिलेगी तो सब उनमें क्या होगा, पहले हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं और फिर देखिए ये देखिए सब मेरा कहने का मतलब जो था वो ये कि सब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेज में मिलेगी जिनमें पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दोनों ही कॉम्प्लेक्स स्पीसीज हो, यानी कि कोई भी काउंटर आयन नहीं हो, उनमें मिलेगी सब। अब इसमें होगा क्या, इस आइसोमेरिज्म में पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज वाला जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन और ये कॉम्प्लेक्स आयन, इनमें लिगेंडों का आदान प्रदान हो जाता है। इस सेंट्रल एटम और इस सेंट्रल एटम के पास जुड़े हुए जो लिगेंड है अमोनिया और सीएन, उनका आपस में क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए कि अगर ये सारे लिगेंड सीएन कोबाल्ट के पास आ जाए और ये अमोनिया के सारे लिगेंड क्रोमियम के पास चले जाए तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगी। कि सब अमोनिया के लिगेंड 6 के 6 लिगेंड क्रोमियम के पास चलेंगे और क्रोमियम के जो 6 के 6 ये साइनो लिगेंड थे ये कोबाल्ट के पास आ गए, तो उसके इंटरचेंज होते ये बात। अब इसको एक बार से देखने में ऐसा लग रहा है कि सर आपने तो मेटल को इंटरचेंज कर दिया कि इसको यहां भेज दिया और इसको यहां भेज दिया। अरे नहीं, मैंने लिगेंड इंटरचेंज किए। लेकिन देखिए लिगेंड इंटरचेंज कर दी, जैसे ये साइनाइड साइनो लिगेंड 6 के 6 यहां आए तो COCN का होल 6 हो गया। ठीक है, COCN का होल 6 होते हैं। यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोबाल्ट की X प्लस ये NH3 की 0 होती है तो 6 की भी 0, X प्लस 0 प्लस ये दूसरा X तो 2X प्लस ये CN की -1 तो 6 की -6 तो 2X - 6 = 0 तो 2X = +6 और X = +3। तो इसकी भी +3 है और इसकी भी +3 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी दोनों में +3 चार्ज प्रेजेंट है। अब देखिए अगर मैंने ये 6 के 6 साइनाइड लिगेंड यहां पहुंचा दिए तो यहां देखिए ये COCN6 हो गया। COCN6 होते CO पर +3 चार्ज, CN6 पर -6 चार्ज हो गया। तो इस ओवरऑल इस स्पीसीज पर यहाँ पर COCN6 जो होगा उस पर चार्ज हो जाएगा -3, वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी। तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बाद में लिखी जाती है और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पहले लिखी जाती है। हमने फॉर्मूला लिखना सिखाया था, तब हमने पहले बताया था कि पहले पॉजिटिव स्पीसीज को लिखिए और फिर नेगेटिव स्पीसीज को लिखा जाता है। तो इसलिए ये नेगेटिव स्पीसीज हो गई और चूंकि ये पॉजिटिव स्पीसीज हो गई क्योंकि Cr पर पॉजिटिव चार्ज है और उस पर 0 है तो इस पूरे पर Cr का ही चार्ज रहेगा +3। तो पहले पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को फिर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को हमने लिख दिया है। लेकिन हुआ क्या है कि ये लिगेंड जो है NH3 वो Cr के पास चले गए, क्रोमियम के पास चले गए और साइनो लिगेंड जो है वो कोबाल्ट के पास चले गए हैं। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में जो है वो क्या होता है
कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में लिगेंड की अदला बदली हो जाती है, लिगेंड इंटरचेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो आइसोमरिज्म क्रिएट होती है, जनरेट होती है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म का क्या मतलब होगा, ठीक है, और किन में पाई जाएगी? तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाई जाएगी जो पॉलीन्यूक्लियर होते हैं। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब जिनमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं, एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल होती है, और साथ में वो सेंट्रल मेटल जो है वो ब्रिज लिगेंड के साथ जुड़े रहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स में ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म पाई जाएगी। अब देखिए इसके हम एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला यहां लिखा है। देखिए उसमें दो सेंट्रल एटम है, कोबाल्ट और ये दूसरा भी कोबाल्ट। ये दोनों सेंट्रल एटम दो ब्रिज लिगेंड के सहायता से जुड़े हुए हैं। एक NH2 ब्रिज लिगेंड है, एक O2 ब्रिज लिगेंड है। और पहले वाले जो कोबाल्ट है मेटल है उससे 4 अमोनिया के लिगेंड जुड़े हुए हैं और दूसरे वाले से 2 अमोनिया और 2 क्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म इस तरह के कंपाउंड्स में, इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पाई जाएगी जिनमें 2 या अधिक सेंट्रल एटम होते हैं, यानी पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब जिनमें सेंट्रल एटम 2 या 2 से अधिक होते हैं। पॉलीन्यूक्लियर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये पाई जाएगी। ये दोनों सेंट्रल एटम ब्रिज लिगेंड की सहायता से जुड़े हुए हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, उनमें पाई जाएगी। अब पाई क्या जाएगी तो ये होती क्या है उसको देखते हैं। अगर यहां पर ये Cl जो है, एक Cl यहां से यहां चला जाए और ये यहां से यहां चला जाए NH3, तो देखिए क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ये बनेगी। देखिए यहां से एक NH3 इधर चला गया तो यहां 3 बचे, उधर से एक Cl आ गया तो यहां पर एक Cl हो गया, एक कोबाल्ट, ये पहला ब्रिज लिगेंड NH2 जुड़ा हुआ है, यहां पर O2 जुड़ा हुआ है, यहां पर एक कोबाल्ट है दूसरा, और यहां पर पहले 2 अमोनिया लिगेंड जुड़े हुए थे, एक इधर से आ गया तो 3 अमोनिया लिगेंड हो गई, और यहां पर एक Cl लिगेंड रह गया। पहले 2 थे, अब क्या रह गया, एक रह गया। बोले साहब ये लिगेंड की जो अदला बदली हुई है ये ऐसा ही उसमें होता था, बोल आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, देखिए आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म में लिगेंड की अदला बदली नहीं थी, काउंटर आयन और लिगेंड की अदला बदली थी। ये इस कोष्टक के अंदर अंदर हो रहा है, वो कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर अदला बदली हो रही थी, इंटरचेंज हो रहा था। तो ये कोष्टक के अंदर, इसलिए उससे डिफरेंट है। बोल साहब हमने अभी इससे पहले वाला जो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म पढ़ी थी उसमें तो ऐसा ही था, लिगेंड की अदला बदली, लिगेंड का इंटरचेंज हो रहा था। वहां लिगेंड का इंटरचेंज जो हो रहा था बोल साहब वो भी 2 मेटल्स के बीच में हो रहा था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो 2 कोऑर्डिनेशन स्पीसीज के बीच में हो रहा था। यहाँ पर केवल एक ही कोऑर्डिनेशन स्पीसीज में 2 मेटल के बीच में लिगेंड की इंटरचेंज हो रही है। तो वहां पर 2 कोऑर्डिनेशन स्पीसीज में लिगेंड की इंटरचेंज हो रहा था, और यहाँ पर जो है एक ही कोऑर्डिनेशन स्पीसीज में जो है वो लिगेंड इंटरचेंज हो रही है। तो ये जो है अलग ही तरह की है, और वो ये होती है कि साहब इसमें जो है लिगेंड इंटरचेंज हो जाते हैं किनमें, पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये है
कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। लिगेंड आइसोमेरिज्म। बोल सकते लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होती है? देखिए इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि कोई भी लिगेंड जो है अगर वो खुद ही आइसोमेरिज्म शो करे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसकी स्ट्रक्चर तो बदल जाएगी। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म जो है क्या कहलाती है? लिगेंड आइसोमेरिज्म कहलाती है। देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CO TN का थर्ड ये +3 कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस पे देखिए कि सब ये आइसोमेरिज्म क्या होती है, कितना TN का मतलब क्या होगा? TN लिगेंड जो होता है वो होता है CH2 CH2 प्रोपेनलीन ट्राइएन सॉरी डाइएन। आईयूपीएसी नाम इसका देखें तो 1,3 डाइएमिनो प्रोपेन, इसको बोलते हैं टीएन। ये दो जुड़े हुए हैं कोबाल्ट के साथ, देखिए क्या स्ट्रक्चर रही होगी, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये NH2 CH2 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 NH2, दूसरा NH2 CH2 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 NH2, ये सब इसके स्ट्रक्चर हैं। ये सब ये कॉम्प्लेक्स है, ये किलेट रिंग बनी हुई है इसमें। जब बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो किलेट रिंग्स बनती है, यानी लिगेंड और सेंट्रल एटम की सहायता से जो रिंग बनती है उसको किलेट रिंग बोलते हैं। और किलेट रिंग मैं पहले बता चुका हूं कि जिस भी कॉम्प्लेक्स में किलेट रिंग बनती है वो मोर स्टेबल होता है। देखिए चलिए तो ये कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड की हम बात कर रहे हैं, ये लिगेंड आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। यहाँ पर ये 1,3 डाइएमिनो प्रोपेन है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ये बना दूं, देखिए आप CH2 CH CH3 NH2 और ये NH2, तो ये हो गया 1,2 डाइएमिनो प्रोपेन। भाई नामकरण होगा जैसे 1 2 3 तो 1,2 डाइएमिनो प्रोपेन। देखिए 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन, 3 कार्बन के साथ में 2 2 4 2 6, जो 6 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए, तो 3 और 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन कार्बन जुड़े हुए, 2 NH2 समूह 2 NH2 समूह यहाँ भी। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों ही की संरचना अलग अलग है। तो लिगेंड जो है वो खुद ही आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अगर लिगेंड खुद आइसोमेरिज्म शो करने लग जाए तो इस तरह की तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो है उसकी स्ट्रक्चर भी अलग हो जाएगी। देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से अलग हो जाएगी, देखिए देखिए अगर इस लिगेंड की तरह ये लिगेंड जुड़ता तो ये स्ट्रक्चर जाएगी कि सब एक लिगेंड ने क्या किया, अपने आप में आइसोमेरिज्म शो कर दी। आइसोमेरिज्म शो करते लिगेंड में जैसे आइसोमेरिज्म शो हुई वैसे ही कॉम्प्लेक्स की जो है स्ट्रक्चर चेंज हो गई। और स्ट्रक्चर चेंज किसकी वजह से हुई? लिगेंड की वजह से। तो उस आइसोमेरिज्म को कहते हैं लिगेंड आइसोमेरिज्म। यानी कि ये उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में
जो है ये आइसोमरिज्म जनरेट होगी जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसा लिगेंड जुड़ा हुआ हो जो लिगेंड आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो लिगेंड अगर खुद में अपने आप में आइसोमरिज्म शो कर देता है तो वो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आइसोमरिज्म जो है जनरेट हो जाएगी और वो जो है आइसोमरिज्म कहलाएगी, वो कहलाएगी लिगेंड आइसोमरिज्म, क्योंकि ये आइसोमरिज्म लिगेंड के कारण उत्पन्न हुई है, लिगेंड के कारण जनरेट हुई है। चलिए नेक्स्ट आइसोमरिज्म की बात करते हैं। पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म, दरअसल अगर इसे देखा जाए तो सही अर्थों में ये आइसोमरिज्म है ही नहीं, क्योंकि आइसोमरिज्म की हमने पहली ही जो लाइन ये बोली थी कि मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम नहीं होता है, बल्कि कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूले का मतलब होता है मूलानुपाती सूत्र जो है वो सेम होता है और उसके मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर भी क्या होती है अलग अलग होती है। तो इस प्रकार की आइसोमरिज्म को कहते हैं हम पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वाकई ये पॉलीमराइजेशन की है। देखिए एक एग्जांपल की बात करते हैं, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। तो ये एक हमने क्या लिया, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अगर हम इसका पॉलीमराइजेशन कर दें, पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि ऐसे ही दूसरी और यूनिट उसमें जुड़ जाए, फिर तीसरी यूनिट जुड़ जाए, फिर चौथी यूनिट जुड़ जाए, यानी एक के बाद एक यूनिट अगर उसमें जुड़ती जाती है तो बनने वाली स्पीशीज पॉलीमर कहलाती है। तो अगर इसका पॉलीमराइजेशन कर दें यानी एक यूनिट ऐसे ही उसमें और जोड़ दें तो देखिए क्या हो जाएगा, पीटी की संख्या 2 हो जाएगी, NH3 जो है देखिए आप देखिए मैं पहले लिख देता हूं फिर आप लोगों की समझ में आ जाएगा। देखिए ये दोनों कंपाउंड जो है, इन दोनों कंपाउंड में केवल अंतर जो है वो ये है कि अगर इस कंपाउंड को हम 2 से गुणा कर दें तो ये वाला हमको मिल जाएगा, यानी कि इसमें और इसमें जो है वो एटम्स की संख्या में जो है वो बिल्कुल डबल का फर्क है, ठीक है। हम 3 कर देंगे, ये 3 से गुणा कर देंगे तो 3 वाला बन जाएगा। तो ये क्या हुआ कि तब ये जो है कंपाउंड जो है इन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, मूलानुपाती सूत्र सेम है, यानी 1 पीटी 2 NH3 और 2 Cl2। इसका भी हम सरल मूलानुपात सूत्र निकालेंगे तो वही आएगा ये। तो मूलानुपाती सूत्र सेम है लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट दोनों ही क्या है अलग अलग है, इसलिए इसको आइसोमरिज्म मैं तो कहना नहीं और आइसोमरिज्म है भी नहीं, लेकिन चूंकि ये इसके पॉलीमराइजेशन के कारण जो है ये जनरेट हो रही है, इसके पॉलीमराइजेशन से ये क्रिएट हुआ है, ये जनरेट हुआ है, तो इसको आइसोमरिज्म का नाम दे दिया और उसको कह दिया पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। यानी कि एक एम्पिरिकल फॉर्मूला के पॉलीमराइजेशन से जितने भी जो है वो फॉर्मूलेज बनेंगे वो सारे उसके आइसोमर कहलाएंगे। तो ये होती है पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म, यानी कि उसका पॉलीमराइजेशन कर दें तो बनने वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमर कहलाता है। देखिए पीटी 2 पीटी हो गए, NH3 तो 2 NH3 से 4 NH3 हो गए और 2 Cl से 4 Cl। तो ये लास्ट आइसोमरिज्म थी पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। इसी के साथ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खत्म हो गई है। इसके बाद है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इन दोनों की हम बात करेंगे और ये आप आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही।